देखिए हमारा जो पहला चैप्टर है, ठीक है, उसमें हम लोग ओशनोग्राफी का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हालांकि आपने पहले पढ़ लिया ओशनोग्राफी, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है समुद्र विज्ञान। ऊपर का इतना कुछ काम का नहीं है जो आपको पढ़ने लायक है। ठीक है, जो सीधा पढ़ने लायक है हम उन्हीं चीज़ों पे आएंगे। तो सबसे पहले ये वाला डेटा आप याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, कि पृथ्वी पर उपस्थित जल की कितनी मात्रा का जो भाग है वो हिमानी के रूप में है। ठीक है, कितना हिमटोपियों के रूप में है, कितना झील में है, कितना नदी नालों में है और कितना भूमिगत जल में है। ठीक है, ये परसेंटेज आप बस याद रख लीजिएगा एक बार, क्योंकि पूछ लेते हैं कई बार कि कितना परसेंट आपका कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद आप इस पे आइए। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97%, 97.2% भाग जो है वो खारा है और कुल जल राशि का 2.5% भाग ही स्वच्छ अथवा मीठे जल के रूप में है। मीठा जल मतलब ये नहीं कि उसमें चीनी है। मीठा जल का मतलब होता है कि वो पीने लायक है। फिर चाहे आपके आरओ का पानी हो, समरसीबल का पानी हो, ठीक है, कुएं का पानी हो, मतलब वो पीने लायक हो। तो जो पीने लायक पानी होता है उसको कहा जाता है मीठा। ठीक है, मीठा पानी। तो बस इस चीज़ का थोड़ा आप ख्याल रखिएगा। और ये डेटा जो मैंने ऊपर बताया आपको, ये वाला, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आप इस पे आइए। महासागरों की औसत गहराई इतना मीटर है और स्थल की ऊंचाई 840 मीटर है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कोई पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्थल की ऊंचाई एवं महासागरों की गहराई को हाइपोसोग्राफिक ऑब्लिक मेट्रिक कर्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये चीज याद रखना आप कि महासागरों की अगर जो हमें ऊंचाई गहराई देखनी हो और स्थल की ऊंचाई स्थल की ऊंचाई देखी जाती है, महासागर की गहराई देखी जाती है, ऑब्वियस सी बात है। तो किससे देखेंगे? हाइपोसोग्राफिक या हाइपोसोमेट्रिक, इसका पूरा नाम है हाइपोसोग्राफिक या हाइपोसोमेट्रिक कर्व। ठीक है, इसके द्वारा देखी जाती है। सबसे पहले कोसिना नामक विद्वान ने समुद्र तल को आधार मानकर, ये वाला पॉइंट देखिए, सबसे पहले कोसिना नामक विद्वान ने समुद्र तल को आधार मानकर हाइपोसोग्राफिक वक्र का निर्माण किया। किसने किया? कोसिना ने। ठीक है, अब महासागरीय नितल के उचावच पर आइए। महासागरीय नितल के उचावच में जो आप ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, डीप सी प्लेन्स एंड ओशन ट्रेंचेस, ऑल दीज आर इन सीक्वेंस। ऐसा नहीं है कि ओशन ट्रेंचेस को उठा के बीच में डाल दो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ को उठा के बीच में डाल दो, ऐसा मत करना। ये सारे सीरियल वाइज चल रहे हैं। कहने का मतलब हम कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहे हैं। ये एरो क्या बताना चाह रहा है कि हम लोग बीच, जो सी बीच होता है, उससे हम खाई तक बढ़ रहे हैं, जो समुद्र में खाई मिलती है। ठीक है, और उनका ऑर्डर यही है ऊपर से नीचे तक का। अब इस पे आइए, महासागरीय महाद्वीपीय मगन तट। महाद्वीपीय मगन तट प्रत्येक महाद्वीपीय भाग का विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। कहने का मतलब यह है कि महाद्वीपीय मगन तट क्या होता है, यानी बीच, एक तरीके से बीच और लैंड पार्ट को तो एक मिला देना अगर जो हम लोग, तो उसका जो एक्सटेंडेड वर्जन होगा, ठीक है, जिस पर समुद्र जल आता रहता है और जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीपीय मगन तट। महाद्वीप के किनारे वाला वह भाग जो सागरीय जल में डूबा रहता है, उसे महाद्वीपीय मगन तट कहते हैं। यानी महाद्वीप का कौन सा किनारा, इसको ऐसे समझिए आप, आपको थोड़ा ऐसे क्लियर होगा। सपोज कीजिए ये आपका बीच है, ठीक है, जिस पे मैंने ऐसे क्रॉस का निशान बनाया है, ये आपका बीच हो गया, और ये इस तरफ आपका क्या है? ओशियन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ये ओशियन है आपका और ये आपका सी बीच है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप अगर यहाँ खड़े हो तो सीधा पाँव पैर रखते ही नीचे डूब जाओगे, है ना। पहले आप यहाँ पर खड़े हो, सपोज कीजिए आप यहाँ खड़े हो, तो यहाँ से जैसे आपने ओशन में पैर रखा तो आपके पैरों तक पानी आया, फिर आप थोड़ा सा आगे चले तो आपके घुटनों तक पानी आया, फिर आप आगे चले तो आपकी कमर तक पानी आया। ऐसे करते 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 तब आप पूरे आगे जा करके यहाँ इस लेवल पर जा करके इस लेवल पर या इस लेवल पर जाकर आप डूब जाओगे, है ना। तो जहाँ पर आप पैदल पैदल चल रहे हो ना समुद्र में, इजीली घुटनों तक पानी होना, यहाँ तक पानी होना, तो ये वाला जो पार्ट होता है, यानी इसी का ही, बीच का ही ये वाला पार्ट जो समुद्र में डूबा रहता है, हमें दिखाई नहीं देता लेकिन डूबा रहता है समुद्र में, जिसपे हम खड़े हो जाते हैं, घुटने तक पानी आ रहा है, जहाँ तक भी पानी आ रहा है, तो इस वाले पार्ट को, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। इसका फिर कई बार एग्जाम में ग्रेडियंट पूछ लेते हैं, ढाल कितना होता है। ढाल इसका कितना होता है? 1 डिग्री या 1 डिग्री से 3 डिग्री। ठीक है, या तो एग्जाम में 1 डिग्री मिलेगा या 2 डिग्री मिलेगा। ठीक है, 3 पर नहीं टिक करना। अगर जो 1 से 3 लिखा हुआ है तो भी सही है, या 1 लिखा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, इसका ग्रेडियंट कितना होता है ये आपको याद रखना है। अब इस पे आइए,
इनकी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर और औसत गहराई 100 फैदम होती है। ये भी याद रखने की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो आप रहने दीजिए। आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व की सबसे बड़ी शेल्फ है जिसकी चौड़ाई 1500, ठीक है। आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व की सबसे बड़ी है जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर्स है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि विश्व की सबसे बड़ी जो महाद्वीपीय शेल्फ कहाँ की है, आर्कटिक महासागर में। नॉर्थ पोल पे है आर्कटिक आपका महासागर, उसकी साइबेरियन शेल्फ, ठीक है, साइबेरियन शेल्फ, ये आप याद रखिएगा, ये फैक्चुअल है और ये पूछ भी लेते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ पर अवसादों की मोटाई अलग अलग होती है, ठीक है। ये अवसाद नदियों, हिमनदियों, पवन द्वारा लाए जाते हैं और तरंग तथा धाराओं द्वारा वितरित किए जाते हैं। कहने का क्या मतलब है, देखिए ऐसे समझिए, ये आपका सी बीच है, ठीक है। इस सी बीच पे ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने अभी थोड़ा सा टेढ़ी लाइन से बनाया है, ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला पार्ट है, इसको मैंने सी एस लिख दिया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। अब इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे अगर आप यहाँ खड़े हैं और आपकी घुटने तक पानी आ रहा है, मान के चलिए, ठीक है, ये आप खड़े हैं, अगर जो आपकी घुटने तक पानी आ रहा है तो इस घुटने तक जो पानी आ रहा है आपका, ठीक है, उस चीज़ को देखते हुए हम लोग क्या सोच सकते हैं कि इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे कुछ ना कुछ तो जमाव मिलेगा ही अवसादों का। वो अवसाद कहाँ से आएंगे, जो नदियाँ वगदियाँ आके गिरती हैं, है ना, समुद्र में जहाँ से भी आके गिरती हैं, या कोई भी अवसाद इकट्ठा होता है तो वो कहाँ पर इकट्ठा होता है, या तो बीच पे होगा या किस पे होगा, इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे इकट्ठा होगा। और इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे पानी बार बार आ रहा है, ठीक है, और बीच के पास आके फिर वापस जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर वापस जा रहा है। तो पानी ऐसे आ रहा है, जा रहा है, फिर ऐसे आकर जा रहा है बार बार, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूसली फ्लो ऑफ वाटर जो है ना, आना और जाना, इस वजह से क्या होता है कि जितने भी अवसाद यहाँ इकट्ठे हुए होते हैं वो सारे के सारे या तो बीच पर पहुंचा दिए जाते हैं, या तरंग और धारा इन्हें लेकर के पानी को वापस खाई में लेके चली जाती हैं, समुद्र में लेके चली जाती हैं, ठीक है। तो इन अवसादों के बारे में जिक्र किया जा रहा है, जो कहाँ मिलेंगे आपको, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे मिलते हैं, ठीक है, खड़े हुए। संसार के 20% पेट्रोलियम व गैस यहीं से प्राप्त होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि अगर जो पेट्रोलियम जो है वर्ल्ड का, ठीक है, वो 20% कहाँ मिलेगा आपको, वर्ल्ड का 20% पेट्रोलियम इन्हीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे मिलता है, ठीक है। ऐसे बिखरा हुआ नहीं मिलता, नीचे खाई थोड़ी सी खोदना पड़ता है, गहराई तक थोड़ा कुआं डिग करना पड़ता है, उसके बाद मिलता है, और नेचुरल गैस मिलती है, ठीक है। मत्स्य क्षेत्रीय दृष्टि से उत्तम स्थान है। क्यों स्थान है मत्स्य क्षेत्रीय दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर मछलियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, अंडे देने के लिए आती हैं। क्योंकि यहाँ का पानी कैसा होता है, ना ज़्यादा गहरा होता ना ज़्यादा वैसा होता है ना, कि कोई डूब भी जाए या बिल्कुल ही ऊपर तक दिखाई दे पानी, ऐसा भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा छिछला पानी होता है, बोलते हैं ना कि छिछला है, ये थोड़ा सा शैलो वाटर है। इस वजह से यहाँ पर ये मछलियाँ पकड़ने का क्षेत्र क्यों होता है, क्योंकि मछलियाँ अंडे देने आती हैं तो वो पकड़ी जाती हैं इस चक्कर में, ठीक है, ये फ़ायदा होता है। मगन तट की चौड़ाई पर तटीय स्थलीय उच्चावच पर नियंत्रण रहता है। कैसे रहता है समझिए, जहाँ पर तट से अलग लगे ऊंचे पर्वतीय भाग होते हैं वहाँ पर मगन तट सकरे होते हैं। दक्षिण अमेरिका का प्रशांत महासागरीय मगन तट एंडीज के कारण सकरा हो गया है। इसके विपरीत जहाँ पर स्थलीय तटवर्ती भाग मैदानी है वहाँ पर मगन तट विस्तृत देखे गए हैं। इस बात को दरअसल आपको मैं थोड़ा सा अभी मैप पर समझाता हूँ प्रॉपरली, ठीक है, क्या है तो आपको समझ में आएगा। देखिए मैं क्या बात आपसे कहना चाहता था, ये वाली जो बात लिखी हुई है ना, कि जहाँ पर तट से लगे ऊंचे पर्वतीय भाग होते हैं वहाँ पर मगन तट सकरे होते हैं, और दक्षिण अमेरिका का प्रशांत महासागरीय मगन तट एंडीज के कारण सकरा हो गया है। क्यों, कैसे सकरा हो गया भाई, देखो दक्षिण अमेरिका कहाँ है, ये रहा आपका, एंडीज कहाँ है, ये जो लिखा है ना आपके, देखो ब्राउन से जो बने आ रहे हैं, ये जो ब्राउन सी लाइन बनी आ रही है, ये एंडीज पर्वत है आपके, ठीक है। ये वाली क्या बात है जो नोट्स में लिखी हुई है कि दक्षिण अमेरिका का प्रशांत महासागरीय तट, ये दक्षिण अमेरिका है, देखिए पेन की निब के हिसाब से चलिए, ये दक्षिण अमेरिका है, ये प्रशांत महासागरीय तट है, ये अटलांटिक महासागरीय तट है, इसको नोटिस नहीं करना, आपको इसके हिसाब से चलना है। तो दक्षिण अमेरिका का प्रशांत महासागरीय तट का किनारा, ये वाला जो एंडीज पर्वत से मिला हुआ किनारा है, ये सकरा है। ये बात कह रहा है, सकरा मीन्स बहुत ज़्यादा कैसा है, भिचा हुआ है, ठीक है, सकरा हो गया है। लेकिन जो स्थल भाग से जुड़े हुए हैं पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, यहाँ कोई माउंटेन्स थोड़ी ना है, यहाँ पर कोई माउंटेन्स थोड़ी ना है, देखिए जहाँ पर पेन की निब चल रही है, यहाँ कोई माउंटेन्स थोड़ी ना है। सेम एज आप इधर आइए, जहाँ पर ये देखिए
यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में यहाँ के माउंटेन्स थोड़ी ना है। माउंटेन्स कहाँ है? एक तो रॉकीज ये वाले, लेकिन दक्षिण अमेरिका का कौन सा पार्ट है ये? ये सॉरी, उत्तरी अमेरिका का कौन सा पार्ट है जहाँ पे पेन की नींव रखी हुई है मैंने? उत्तरी अमेरिका का प्रशांत महासागरीय तट, दक्षिण अमेरिका का प्रशांत महासागरीय तट। उत्तरी अमेरिका का प्रशांत महासागरीय तट के पास है रॉकी पर्वत, इस तरफ है आपका एंडीज पर्वत। तो यहाँ के जो मगन तट हैं कहाँ के? दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत के सहारे जो चल रहे हैं, उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के सहारे जो चल रहे हैं। ये मगन तट सकरे क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर क्या था, सबसे पहले अवसाद इकट्ठा हुआ था। वो अवसाद इकट्ठा होने की वजह से मैंने आपको बताया ना, प्लेट सबडक्ट हो रही है। सबडक्ट होने की वजह से जितना भी अवसाद था, जो भी कॉन्टिनेंटल यहाँ पर शेल्फ थे, वो टूट टूट कर अवसादों में कन्वर्ट होने के बाद ही रॉकी माउंटेन्स बने। सेम एज जो यहाँ पर अवसाद थे, सेम एज यहाँ के जो रॉकी माउंटेन्स बने अवसादों के टूटने से, दक्षिण अमेरिका के अवसाद जो थे यहाँ पर एंडीज पर्वत के सहारे, वो सारे के सारे प्रशांत महासागरीय प्लेट के नीचे धंसने से और इन अवसादों का क्या होने से, बोलते हैं ना फोल्ड बनने से, इन अवसादों के फोल्ड बनने से क्या हुआ, रॉकी माउंटेन ये एंडीज पर्वत बने। तो यहाँ के जितने भी मगन तट थे वो सकरे हो गए इस हिसाब से, क्योंकि प्लेट सबडक्ट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर प्लेट सबडक्ट होती है उसके किनारे वाले जो भाग होते हैं ना, वो सकरे हो जाते हैं। इसलिए रॉकी माउंटेन्स और एंडीज पर्वत के जो क्या हैं, रॉकी माउंटेन्स इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, रॉकी माउंटेन्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड एंडीज इन साउथ अमेरिका, ठीक है, इनके मगन तट सकरे हैं। ठीक है, क्योंकि प्लेट सबडक्ट हुई थी और किनारे वाले भाग पर जितना भी अवसाद था वो रॉकी माउंटेन्स में और एंडीज पर्वत में कन्वर्ट हो गया, जिस वजह से मगन तट सकरे हो गए। ये वाली बात कही जा रही है यहाँ पर। ठीक है, इस वाली बात में अब कथन कारण में देखिए क्वेश्चन है बनाया हुआ है एक, मगन तट जो पर्वतीय भाग से लगे होते हैं वे सकरे होते हैं। हाँ सही बात है, अभी हमने पढ़ा ना, पर्वतीय भाग कौन सा, रॉकीज और एंडीज वाली बात, तो सकरे होते हैं। क्यों? कारण क्या दिया उन्होंने? क्योंकि मगन तट पर अवसादों के वलन के कारण वलित पर्वत बने, जिससे मगन तट सक्रिय हो गए। तो दोनों बात सही है और एक्सप्लेन भी हो रहे हैं। ठीक है, इस चीज का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि क्यों होते हैं सक्रिय। अब इस पर आइए। भारत के पूर्वी मगन तट की औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जो कि पश्चिम मगन तट का 1/3 है। अर्थात पश्चिम मगन तट पूर्वी मगन तट की तुलना में चौड़े हैं। और क्यों हैं चौड़े? क्योंकि वो फॉल्ट से बने हैं। फॉल्ट क्या होता है? FAULT, आपने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा है ना। पश्चिमी घाट जो है वो फॉल्ट की वजह से टूटकर समुद्र में गिर गया था, जिस वजह से उसका जो मगन तट है, ठीक है, वो चौड़ा है, जबकि पूर्वी मगन तट जो है वो सकरा है। ठीक है, आगे लिखा भी हुआ है, भारत में पूर्वी मगन तट सकरे हैं जबकि पश्चिमी तट चौड़े हैं, क्योंकि भ्रंशन के कारण वहां पर कगार का निर्माण हो गया था। कगार क्या होता है? मीन्स जैसे ये इंडिया का ये वाला पार्ट है, देखो ऐसे तो है, यही तो है आपका वेस्टर्न घाट, इसका कुछ पार्ट टूट करके समुद्र में गिर गया था इस तरफ, तो जिस वजह से स्लोप ऐसे बन गया। ये इंडिया है और ये स्लोप ऐसे बन गया था। ठीक है, इस स्लोप की वजह से इसका मगन तट जो है पश्चिमी का, इंडिया का पश्चिमी पार्ट वाला मगन तट चौड़ा हो गया था। ठीक है, बाकी आप ये देखिए, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों के सामने मगन तट कम चौड़े हैं, जबकि नर्मदा, ताप्ती नदियों के एस्चुरी के सामने मगन तट चौड़े हैं, अधिक चौड़े हैं। ठीक है, ये तो बस फैक्चुअल पॉइंट है, आपको नॉर्मली याद रखना है कि किसके चौड़े हैं, किसके मगन तट चौड़े नहीं है। ठीक है, एक कारण ये भी लिखा हुआ है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों के मुहाने के सामने के मगन तट कम चौड़े इसलिए हैं क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियां हैं, अपने साथ कम अवसाद लेके आती हैं, जिससे मुहाने पर कम निक्षेप होता है। मुहाने पे कम निक्षेप होने की वजह से अवसाद कम होगा और अवसाद जमेगा नहीं। जब जमेगा ही नहीं अवसाद, वहां पर इकट्ठे नहीं होगा, तो मगन तट चौड़ा कैसे होगा? ठीक है, और ये ऑर्डर बनाया हुआ है कि किसके सबसे ज़्यादा है। देखिए, अटलांटिक के सबसे ज़्यादा चौड़े मगन तट हैं, फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका प्रशांत महासागर, थर्ड नंबर पे आता है आपका हिंद महासागर। ये ऑर्डर याद रखना कि सबसे पहले किसका आता है, फिर किसका आता है और फिर किसका आता है। ठीक है, तो आपका ये मगन तट वाला जो पोर्शन था ये कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में महाद्वीपीय मगन ढाल।